बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। कुछ बड़ी खबरों की बड़ी बाज़गश्त है। इस बड़ी ईद के बाद बहुत कुछ होना है। मेरी इतलात क्या बल्कि ज़ाहिर अब खबरों में ही है कि एक तो ज़ाहिर बड़ा बजट आने वाला है, वफाकी बजट आने वाला है और इस बजट से बड़ी बड़ी उम्मीदें भी हैं। लेकिन साथ साथ एक सीगा जो अब हमारे साथ लग गया है, यानी पाकिस्तान की मईशत के साथ, उसका नाम है IMF। अगर ये यहाँ से हमें पूरी तरह से इंडोर्समेंट नहीं मिलती है IMF की जानिब से, तो पाकिस्तान का जो इस वक्त मईशत का मामला है या बजट की जो सूरत हाल है, उसको बहरहाल इंडोर्समेंट नहीं मिलती है। हम कुछ मईशत दानों को, मैं तो ज़ाहिर एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हम जब उनसे पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि आइंदा आने वाले बजट में, यानी कि जो माली साल 2026-27 का बजट होगा, उसके अंदर एक मरतबा फिर बिजली के नरखों में इजाफा होगा, गैस के नरखों में भी इजाफा होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इस सब के असरात एक आम आदमी पर बराह रास्त जो अब ये पड़ रहे हैं, इससे ज़्यादा नजर आएंगे। सैलरी क्लास जो पहले ही पिस चुकी है, वो मजीद पिस दी जाएगी। लेकिन इस बजट से पहले एक और बड़ी चीज़ होनी है और उसका नाम है 28वीं आईनी तरमीम। अफवाहें गर्दिश कर रही हैं इस्लामाबाद में। पिछले दिनों बड़ी बातचीत हो रही थी इस ईद से पहले ही। आज ज़ाहिर ईद का चौथा रोज़ है, गो कि ईद गुजर चुकी है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 28वीं आईनी तरमीम जो है वो भी एक अहम तरीन मामला है, जिस पर सारी ही सियासी जमातें जो हैं वो इस वक्त खामोशी लिए बैठी हैं, मां सिवाय उन लोगों के जो एक्सपर्ट्स ओपिनियन है या जो जाहिर है हमारी सहाफ़ी बिरादरी है, वो इस पर ज़ाहिर है अपनी अपनी बातें और जो उनके पास मालूमात है उसकी बुनियाद पर बात करिए। लेकिन हुकूमत ने 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के वक्त भी चुप्पी साधी हुई थी और वो ये कह रहे थे कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं हो रहा, और हमने देखा कि 26वीं भी आई, 27वीं भी आई और उसको सारे लोगों की इंडोर्समेंट भी मिल गई है। 28वीं आईनी तरमीम में एक और सबसे अहम मामला है और वो है NFC का मामला, यानी वफाक की जानिब से जो मालियाती फंड्स हैं जब वो सूबों को मुंतकिल हो जाते हैं, फिर तो सूबे कितनी उसमें बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। दोनों मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले होगी आपकी बात, यानी आपके बजट की बात। नया बजट, वफाकी बजट जो पेश होने जा रहा है, इससे तवक्कात क्या है और क्या वो जो एक लफ्ज़ है ना, मैं बचपन से सुनते आ रहे हैं हम कि क्या ये एक अवाम दोस्त बजट होगा, जो कि शायद कभी नहीं हुआ है। इस पर ज़रा एक्सपर्ट बात करने के लिए आज हमने बड़े अरसे बाद ज़हमत दी है। पाकिस्तान की मईशत के बड़ी एक्सपर्ट हैं और बड़ी डिफरेंट ज़ाहिर माहिराना राय रखते हैं। खाकान नजीब साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। खाकान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर, बहुत बहुत शुक्रिया। खाकान साहब, ईद मुबारक तो आपको कहनी चाहिए, लेकिन अब आपको हम कुछ दिनों में 2-4 दिन में बात कहेंगे कि सर आपको बजट भी मुबारक। जरा ये फरमाइए कि ये जो आने वाला बजट है, इससे आपकी तवक्कात क्या हैं और क्या जो एक ये बात आप ही लोग बार बार हमें बताते भी हैं, समझाते भी हैं कि IMF के इंडोर्समेंट के बगैर आपके बजट्स नहीं बनते। सो इस बार क्या क्या शराइत रखी हैं IMF ने? तो एक तो आई ऑलवेज ट्राई एंड एक्सप्लेन टू द वर्ल्ड कि जो IMF का प्रोग्राम है, ये IMF का प्रोग्राम नहीं है, ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है, विच इज सपोर्टेड बाय एन एक्सटर्नल फंड फैसिलिटी ऑफ द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ऑफ द IMF। इसकी प्रोग्राम की ओनरशिप लें, इस प्रोग्राम को डिजाइन करें, इस प्रोग्राम को मॉडल करें, अपने एक्सपर्ट्स रखें जो मॉडलिंग और डिजाइन ऑफ एन IMF प्रोग्राम समझते हों। और ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि पाकिस्तान ने 24 प्रोग्राम एंटर किए हैं पर कभी कंप्लीट नहीं किए। पाकिस्तान ने 2013-16 के अलावा कोई भी लॉन्ग टर्म प्रोग्राम प्रॉपर्ली कंप्लीट नहीं किया। और ये मैं इसलिए बता सकता हूं कि वो प्रोग्राम मैंने पाकिस्तान के लिए एंकर किया था, लिखा था, उसको जिसे कहते हैं, हम उस कोर टीम में ये प्ले करते थे कि ये पाकिस्तान की ओनरशिप का प्रोग्राम है। आज ये समझना कि IMF कोई शराइत रखता है, आप काउंटर उसको आर्ग्यूमेंट कर लें। फॉर एग्जाम्पल, जहां पे खड़ा है इस वक्त मुल्क, अगर हम सुपर टैक्स को वफाक में मैन्युफैक्चरिंग पे और पर्सनल इनकम टैक्स पे कम नहीं करेंगे तो किस तरह पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी? सो यू नीड टू कन्विंस द IMF, you need to move in that direction। इसी तरह पाकिस्तान में जिस तरह इस वक्त पर्सनल इनकम टैक्स की 6 लाख की स्लैब है, यानी कि 50,000 रुपए, आपके सामने जितने कैमरामैन है ये 55,000, 60,000, 70,000, 80,000 कमाते हैं, आप इनसे टैक्स लेते हैं, इसको भी लिमिट को बढ़ा के 75 या 80,000 रुपए कर देना चाहिए। और वो मेरे रिटेलर बहन भाई जो कि इस टैक्स के निजाम में उस तरह आना नहीं चाहते, उनको फुल कंप्लायंस में लाना चाहिए। क्या IMF मना करता है? फिर दूसरी तरफ जो विदहोल्डिंग, प्रिजम्पटिव रिजीम्स, टर्नओवर टैक्सेस को डाला हुआ है, आसानी टैक्स
देने की, इस मुल्क में बनाने के लिए, कंप्लायंस को आसान करने के लिए क्या आईएमएफ मना करता है? क्या आईएमएफ हमें ये कहता है कि वफाक पॉवर्टी में 722 अरब रुपया देगी, 722 बिलियन? ये वफाक का काम नहीं है, ये तो काम ही सूबों का है। क्यों वफाक देती है? क्यों वफाक 400 अरब रुपया इसलिए देगी कि सर्कुलर डेट जो बढ़ता है वो आपके टैक्स के पैसे से पे हो रहा हो? पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी गुंजाइश है कि बोथ ऑन द एक्सपेंडिचर साइड एंड ऑन द टैक्स साइड, और ये गुंजाइश सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं है, प्रोविंसेस को उतना ही काम करना है। क्योंकि आपने जिक्र किया, देखिए 2 मेजर टैक्सेस हैं प्रोविंसेस के पास जो कि वो नहीं कलेक्ट करते। एक एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, पाकिस्तान के मेरे उस्ताद हैं, सीनियर हैं, हफीज पाशा साहब, उन्होंने एक स्टडी की, उन्होंने बताया कि 800 अरब का पोटेंशियल है, 800 अरब रुपए का, और कलेक्ट हो रहा है 20-22 अरब रुपया। क्या आईएमएफ ने आके मना किया? व्हेनेवर पीपल पुट, और मैं चूंकि बहुत से डेवलपिंग वर्ल्ड में मदद करता हूं, तो ये एक वो बन गया है कि जी आईएमएफ ने कहा था। आईएमएफ पाकिस्तान के डेटे को देखकर, हमारी तरह के ही लोग हैं ना जो हमारी तरह की यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए हुए हैं और हमारी तरह ही लोगों को एडवाइस कर रहे हैं, कन्विंस देम कि यस वी विल कलेक्ट इट, कन्विंस देम कि जो लैंड वैल्यू टैक्सेशन है वो हम प्रॉपर करेंगे, कन्विंस देम कि जो ट्रांसफर पे 7-7.5% हम लेते हैं प्रोविंसेस में, इसको हम कम करेंगे और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन को बेहतर करेंगे। क्या आईएमएफ मुझे कहेगा कि नहीं 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 डॉक्टर साहब आप तो बिल्कुल गलत बातें कर रहे हैं? पाकिस्तान में बहुत गुंजाइश है, and this लेकिन is our खाकान साहब golden देखिए, chance। आप बहुत अच्छी और बड़ी ज़ाहिर सस्टेनेबल चीज़ों की तरफ बात कर रहे हैं जो कि हो सकती हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक और चीज़ का भी चाहूंगी कि उस पर ज़रूर आप कलाम कीजिए कि देखिए, ये एक पॉलिटिकल ही स्टेटमेंट सही, लेकिन बहरहाल ये सामने आ रहा है। कहा यह जा रहा था कि एक टाइम था कि नैब का जो इदारा था वो बड़ा मॉन्स्टर बनकर साबित हुआ और उसने सारे लोगों को लीश किए रखा। अब कह रहे हैं कि ये जो एफबीआर है इसने सारे लोगों को लीश किया हुआ और ये मॉन्स्टर बन गया और लोगों को यहाँ पे ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिल रही, इधर द इन्वेस्टर या फिर ज़ाहिर जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बाकी सारे लोग भी हैं। हुकूमत एक जगह क्लेम ये करता है, हुकूमत की सारी मशीनरी ये कहती है कि जी हम टैक्स कलेक्शन, टैक्स नेट बढ़ा रहे हैं, अहदाफ हर बजट में प्लस होके चला जाता है, 1+1+ होके 6%, 7 पॉइंट समथिंग तक आके खड़े हो जाते हैं, बट एट द एंड रिजल्ट वहीं पर खड़ा होता है कि आपकी टैक्स कलेक्शन नहीं होती। और जिस एग्रीकल्चर की टैक्स की आपने बात की है, इसके लिए लेजिस्लेशन से लेके सारी मामलात हैं। आपको कहाँ लकुना कहाँ दिखाई देता है? देखिए 2-3 चीजें हैं। एक तो ये है कि हमें जो माइंड सेट है टैक्सेशन का, एफपीआर जैसा भी है, मैं हमेशा कहता हूं कि इट इज योर ओनली अर्नर जो इस साल 13,000 अरब लेके आएगा। ये बात दुरुस्त है कि उसका एक माइंडसेट तब्दील करने की जरूरत है, कि यानी कि वो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर से निकलकर ब्रॉडन करे, वो इस तरह ना सोचे टैक्स के निजाम को कि टैक्स टू जीडीपी क्या होगा या 15% बढ़ाना है मैंने। वो ये सोचे कि हर टैक्स की जो पॉलिसी है वो पाकिस्तान की कंपेटिटिवनेस, प्रोडक्टिविटी, एक्सपोर्ट्स को कैसे इम्पैक्ट करती हैं। वो टैक्स के निजाम को सिंपल, मसावी, ट्रांसपेरेंट, प्रिडिक्टेबल बनाए। पाकिस्तान में जो रेंट सीकिंग होती है वो उसको कम करे। वो आप पर, एग्रीकल्चर इनकम वाले पर, वो रिटेलर पर, वो होलसेलर पर, वो प्रॉपर्टी पर, वो मैन्युफैक्चरिंग पर एक मसावी हॉरिजॉन्टल टैक्सेशन के निजाम को पनपने दे। ये बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। पाकिस्तान में हमने जो एफपीआर का निजाम है वो इस तरह से मुख्तस कर दिया है कि वो एक अकाउंटिंग नंबर बन गया है कि इस साल 13,100, अगले साल 15,260। अच्छी मच बात है। डीपर डिस्कशन नीड्स टू बी हैड कि ये नंबर तक जाना जरूरी नहीं है। जो टैक्सेशन की पॉलिसी साजी है उसमें जो सुखम है उनको दूर करने की जरूरत है, और टैक्स की जो इस वक्त रेट्स हैं उनको नीचे लाकर उसको ब्रॉडन करने की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ा टास्क है जो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली कर नहीं पा रहा, और इसके साथ साथ जो एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इक्वेशन है उसको भी ठीक करने की जरूरत है। मतलब मैं एक मिसाल देता हूँ, 17 वफाक के सब्जेक्ट ऐसे हैं जो वफाक का काम नहीं है पर वफाक चलाता चला जा रहा है। वफाक को किसने कहा है कि हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट, पावर्टी, ज़कात, उशर, ये काम ही नहीं है आपका। आपने नीचे दे दिया, आप ये अदारे बंद करें, आपकी एक बहुत बड़ी खाकान सेविंग साहब होगी। क्या अच्छी बात की आपने। एक मिनट खाकान साहब, बहुत अच्छी बात की आपने। आप इनकी बात कर रहे हैं, आपके इल्म में ही होगा, मुझसे बेहतर होगा। 28वीं आईनी तरमीम होना ही चाहती है और इसमें बहुत सारे मामलात जो हैं
वो 18वीं आईनी तरमीम में जो सूबों तक पहुंचे हुए थे वो अब ज़ाहिर बराह रास्त विफाक ही मॉनिटर करेगा और उसकी भी मालूमात आपके पास होगी कि उसमें बहुत ज़्यादा 18वीं आईनी तरमीम में जो एनएफसी की मद में एनएफसी के थ्रू पीएफसी मिलता था वो सूबों ने ट्रांसलेट नहीं किया या उसको डेवोल्यूशन ऑफ पावर के थ्रू लोगों तक नहीं पहुंचाया, तो ज़ाहिर बहुत सारी चीज़ें रोल बैक हो रही हैं। एक ब्रेक का काम मुझे जा रहा है। जो बात खाकान साहब कह रहे हैं इसको मैं ब्रेक से वापस जवाब जरूर लूंगी। एक जानिब हमारे पास एक लंबी फहरिस्त है कर्जों की, यानी हम जब आईएमएफ से पैसा लेते हैं हमें थोड़ा एक ब्रीद मिलता है, हमारे दोस्त ममालिक हमें रिलीफ करते हैं, लेकिन कब तक ये मैकेनिज्म चलेगा? और साथ साथ जो बात खाकान साहब कह रहे हैं कि आपने अपने टैक्स नेट को इस तरह से बढ़ाना है कि बोझ भी ना पड़े और वो एक्सपेंड भी हो, यानी सिर्फ बराह रास्त सैलरीड क्लास या आम आदमी के ऊपर असर ना पड़े बल्कि बाकी सारे सेक्टर्स को भी टैक्स नेट में लाने के लिए उनको आसानियां दी जाएं। सो उसके क्या पैरामीटर्स होंगे? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे। खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ज़ाहिर आइंदा आने वाले बजट के हवाले से हम उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। खाकान साहब, ज़ाहिर टैक्स हदफ की बात मैं कर रही थी, फिर आपने ज़ाहिर कहा कि वो सारे काम जो सूबों के करने के हैं वो भी वफाक जो है उन सारे महकमों को चला रहा है, लेकिन अभी तो 28वीं आनी तरमीम की बात भी हो रही है और उसमें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वफाक अपनी एम्ब्रेला में लेना चाहता है। सो पहले इस बात का जवाब दीजिएगा, इधर द गुड आइडिया और नॉट? I think it's a good idea to talk to the provinces and move forward, whether ये national fiscal pact है या NFC है, so that आप बहुत सी चीज़ों पे, चाहे वो पेट्रोलियम लेवी हो, चाहे वो पाकिस्तान की जिस तरह वफाक के कुछ सब्जेक्ट्स जैसे मैं कहता हूँ पावर्टी और कोई बहुत सी चीज़ों पे बातचीत, क्या कुछ एक्सपेंडिचर्स हमें पहले देख लेने चाहिए डिविजिबल पूल से, क्योंकि जिस तरह इस वक्त निज़ाम है, हम जब 57.5% से लेके 60% नीचे दे देते हैं तो वफाक अपने सब्जेक्ट्स भी कम नहीं करता, तो वफाक को चलाना एक मालियाती खसारा क्रिएट करता है। दिस इज नॉट अ बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन, इस पे बातचीत होनी चाहिए, चारों प्रोविंसेस को आगे बढ़ना चाहिए। क्या 82% पॉपुलेशन बेस्ड ही हमें आगे चलना है इस जिसे कहते हैं डेवोल्यूशन प्रोसेस में? क्या एनएफसी इतना 82% पॉपुलेशन पे ही रहेगा कि हमें और फैक्टर्स देखने हैं? हमें इंसेंटिवाइज करना है प्रोविंसेस को टू कलेक्ट मोर, और फिर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन कि हमने निचली सतह पर कैसे लेकर जाना है इन इख्तियारात को भी और इन पैसों की स्पेंडिंग को भी। ये पूरा निज़ाम एक बहुत ही तकनीकी इनपुट मांगता है। मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान जहां पर खड़ा हुआ है वो इसलिए नहीं खड़ा हुआ कि पाकिस्तान को ठीक नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के इकोनॉमिक मसाइल इतने बड़े नहीं हैं जितने दिखाई देते हैं। मसला ये है कि आपने कभी उस तरह की टेक्निकल लोकल नो हाउ इकट्ठी ही नहीं की कि वो एचआर पाकिस्तान को ठीक कर सके। एक आउटसोर्स्ड थिंकिंग मॉडल पे कि कोई बाहर से आकर एनर्जी सेक्टर को ठीक कर दे या नेशनल फिस्कल पैक्ट करा दे या एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगा दे। कोई भी मुल्क, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, मैं आज पढ़ रहा था सिंगापुर के वजीरे आजम ली क्वान यू के, उन्होंने प्रोस्पेरिटी तक की कहानी जो लिखी, वो अपने स्टेट इंस्टीट्यूशंस, वो अपनी एग्जीक्यूटिव को वेल पे करके, वो अपनी टेक्नोक्रेसी में बिलीव करके, वो एक नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क को बनाकर, हमें भी वफाक और सूबों की सतह पर यही करना है। अगर आप अब भी एक आउटसोर्स थिंकिंग पर मुल्क को चलाएंगे और की पोजीशंस पर ऐसे लोगों को नहीं लाएंगे जो एनर्जी, जो ब्रॉड बेसिंग ऑफ टैक्सेशन, जो जिसे कहते हैं पाकिस्तान के एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स, ये तीन ही चीजों को अगर आप ठीक कर लें तो बहुत से आपके मसाइल जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। इफ आप एक्सपर्ट हैं, इस वक्त जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं मोहम्मद औरंगजेब साहब, फिर अवैस लगारी साहब, अगर आप देखें, आप एनर्जी सेक्टर की बात करें, सो डोंट यू थिंक दे आर द एक्सपर्ट एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो कुछ ना कुछ डिलीवर कर पाए, या आपको लगता है कि वो फेलियर है? क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं कि तकनीकी बुनियादों पर जो रिसोर्सेज है उनको भी सामने रखें, एक्सपेंडिचर्स को भी सामने रखें, फिर जो आपके जो टैक्स के अहदाफ हैं उनको कैसे आपने कम्पीट करना है उसके लिए भी आप थोड़ी सही करें। सो डोंट यू थिंक दे आर द कॉम्पिटेंट पीपल और नॉट? देखिए, कॉम्पिटेंस
जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, to have the right people at the right position and then give them authority to work through. I think बहुत ज्यादा जिसे कहेंगे HR की जरूरत होती है इन सब चीजों को ठीक करने की। पाकिस्तान में जो स्पेशली फाइनेंस, एनर्जी, पावर के सारे अदारे, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, अगर हम इतना कॉम्पिटेंस रखते तो आपके ख्याल में ये मामलात जो हैं किसी तरह भी हमें हल होते हुए ना दिखाई देते। सो हमें ऑब्वियसली एक कॉम्पिटेंस लेवल उस सतह तक बिल्ड करना है कि ये सब मसाइल को तकनीकी बुनियादों पर और IMF से भी डील करके हल कर सके। वरना अक्टूबर 2027 में ये प्रोग्राम एंड होगा तो आप एक और प्रोग्राम में चले जाएंगे। वहां से तो 11 मर्दो हजरात आते हैं जो ऑब्वियसली बहुत जिसे कहते हैं तकनीकी तौर पर सॉलिड हैं, मॉडलिंग करते हैं, पाकिस्तान पे हर वक्त निगाह रखते हैं। पाकिस्तान को भी उसी तरह की सकत बिल्ड करनी है अपनी की मिनिस्ट्रीज में कि हम ये सारे काम कर सकें। मैं बार बार कहता हूं मैं बड़ा बुलिश हूं पाकिस्तान पे। जिस वक्त भी मुल्क ने इकोनॉमिकली ये डिसाइड किया कि ये एनर्जी, ब्रॉड बेसिंग ऑफ टैक्सेशन, री रेगुलेशन, डाइवेस्टमेंट, लिबरलाइजेशन, ये सारे काम करने हैं, तो इंडिया को 10 साल लगे थे। हम शायद 5 साल में ये सारे काम करके ऐसी प्रॉस्पेरिटी और जॉब लेड ग्रोथ की तरफ मूव कर जाएंगे कि पाकिस्तानीज जो हैं वो शायद ये तो नहीं फील करेंगे कि दूध और शहद की नदियां बह गई हैं, बट जिस तरह की इस वक्त की सिचुएशन है उससे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल सोशल कोहेजन का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा। सो आई थिंक ये किसी भी मोमेंट पे पाकिस्तान को हम जिस तरह 10 मई करके आ रहे हैं, जिस तरह फॉरेन डिप्लोमेसी कर रहे हैं, ये मतलब इकोनॉमिक टर्न अराउंड क्यों नहीं पॉसिबल पाकिस्तान का? सर्टेनली आई थिंक ये काम किए जा सकते हैं। अच्छा खाकान साहब, थोड़ा पॉलिटिकल बात है लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि व्हाई वी स्टिल आर रिलक्टेंट फॉर दैट काइंड ऑफ एन इनिशिएटिव व्हिच यू आर हाइलाइटिंग इट? सो क्या चीज है जो हमें रोक रही है? इधर द पॉलिसी मेकर्स इज स्टिल नॉट थिंकिंग फॉर दोस थिंग्स व्हिच यू आर ऑलरेडी सेड दैट कि भाई ये कर ले तो ये हो जाएगा। अब जब आप ये बात कह रहे हैं सो द पॉलिसी मेकर आल्सो नोन दीस थिंग ना। आई थिंक कि पाकिस्तान में हम शायद उस लेवल की ब्रेनस्टॉर्मिंग कर नहीं पाते, और जो गुफ्तगू है जब हम अथॉरिटीज में बैठते हैं तो शायद इस डेप्थ में और इस फ्रेमवर्क्स में नहीं होती कि हम अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स तब्दील करना चाहते हैं। हम शायद बिजली के नर्ख चेंज करके या टैक्सेशन को बढ़ाकर हम ये समझते हैं। कुछ काम देखिए अगर किए भी हैं हुकूमत ने, PWD, यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करना, पास्को को कम करना, ये कुछ काम की मूवमेंट हुई भी है और IPPs के हवाले से भी कुछ काम हुआ है। आपको जो डेप्थ और ब्रेड्थ चाहिए इन मसाइल को हल करने के लिए वो बहुत ज्यादा है। उस तक पहुंचने की अभी तक मैं समझता हूं कि जो कैपेबिलिटी है वो शायद पाकिस्तान अथॉरिटीज को बहुत सी सतह पर बिल्ड करनी पड़ेगी। आई थिंक दैट रिमेन्स टू बी अ चैलेंज इन पाकिस्तान। ओके, अच्छा ये बताइएगा खाकान साहब, फिर वक्त खत्म हो रहा है, मैं बस ब्रेक पे जाना है। मुझे ये फरमाइएगा कि इस दफा का आपको बजट खसारा, क्योंकि जरा पिछले साल का खसारा हमें बताया जरूर जाएगा कि इतने खसारे का बजट है रहा और हम ये अहदाफ हासिल नहीं कर सके, क्या समझते हैं कि कितना ज्यादा बोझ मजीद बढ़ेगा? और ये जो बजट साल गुजरा है, बल्कि गुजर ही रहा है अभी, तो इसमें कितना खसारा हुकूमत क्लेम कर देगी? देखिए कुछ नए टैक्सेस होंगे। जो हम 7% ऑफ GDP का खसारा कर रहे थे वो 5 की तरफ चला गया है। अब 4% बजट का खसारा ऑफ GDP रह जाएगा। ये तो जरूर होगा। देखना यह है कि इस खसारे को पूरे करने के लिए हम रिफॉर्म के कौन से एफर्ट्स ला रहे हैं और हम टैक्सेशन के निज़ाम को किस तरह ठीक करें। आई थिंक दैट्स द मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट टू सी, रादर देन कि ये नंबर्स ठीक होते हैं, बट व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट कि अंडरलाइंग टैक्सेशन का स्ट्रक्चर या एक्सपेंडिचर का स्ट्रक्चर किस तरह तब्दील हो रहा है टू गेट टू दीज नंबर्स। दैट बिकम्स आई थिंक फार मोर इम्पोर्टेंट। वेल, थैंक यू वेरी मच खाकान नजीब। रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं इलेक्शन हो या बाकी सारे ज़ाहिर इदारे जिनसे हुकूमत ने अपनी रियासती उमूर को चलाना है, मुल्क की मईशत को बेहतर करना है, उसमें रिफॉर्म्स की बात। अब ये आज ये 75 बरस बाद 78 बरस बाद बैठ कर मईशत के रिफॉर्म्स की बात करना बहुत थोड़ा सा स्लाइटली शायद अजीब भी लगता हो, लेकिन दुनिया में ऐसे ममालिक मौजूद हैं जिन्होंने रिफॉर्म्स किए हैं और उसके उनको खातिर ख्वाह नताइज भी मिले हैं। आपके बाद
आपसे ही टूट कर बना बांग्लादेश, आज वहां पर जो मईशत की सूरत हाल है, जहां जैसे वहां पर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिस तरह ग्रो कर रही है, स्पेशली वो पाकिस्तान में कहीं बहुत पहले करती थी, लेकिन यहां से मूव ऑन हुई हैं चीजें। तो पॉलिसी मेकर्स बिल्कुल सही कह रहे हैं खाकान साहब, शायद उनको बहुत ही ज्यादा रीथिंक करना चाहिए और अपनी पोजीशंस को वाजे करना चाहिए कि किस तरह से पाकिस्तान की मईशत को, जैसे बहुत सारे मार्के अंजाम दे रहे हैं, तो मईशत का मार्का भी बस अब होना ही चाहता है। एक ब्रेक शामिल करते हैं और फिर ये जो 28वीं आनी तरमीम है, ये कितने सियासी तनाज़ात को जन्म दे रही है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं इस वक्त हम ज़ाहिर गुफ्तगू कर रहे हैं कि पाकिस्तान के बजट के साथ साथ जो बड़ी बड़ी खबरें और भी आ रही हैं। 28वीं आईनी तरमीम का मैंने कहा आपसे इब्तदाइया में कि उस पर ज़रा बात करनी चाहिए कि ये एक और सियासी महाजराई की जानिब बढ़ा जाएगा या ये भी 26वीं और आईनी जो तरमीम हुई थी 27वीं आईनी तरमीम, उसकी तरह बड़े अफाम व तफहीम के साथ मामला तय पा जाएंगे। मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं इस वक्त फवाद चौधरी साहब, सीनियर वफाकी वजीर रह चुके हैं और नेशनल डायलॉग कमेटी के मेंबर भी हैं। सो फवाद साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फवाद, 28वीं आईनी तरमीम जो है, इसके बारे में ज़ाहिर बड़ी बात हो रही है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि 18वीं आईनी जो तरमीम थी, उसकी जो बुनियादी रूह थी या जो बुनियादी आईनी ढांचा उसका तरतीब दिया गया था, उससे रूह गर्दानी की गई है और ये 28वीं आईनी तरमीम जो है ये उसके खदोखाल को ठीक करेगी या मुकम्मल रोल बैक कर कर नई चीजें जो हैं वो शामिल होंगी? नहीं, देखिए 18वीं आईनी तरमीम का जो बुनियादी आइडिया है वो तो डिसेंट्रलाइजेशन है ना। और अगर ये तरमीम जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन को मजीद आगे बढ़ाती है तो इसका मतलब है 18वीं तरमीम का प्रिंसिपल जो है वो तो मजीद उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जो असल चीज जिसके ऊपर गुफ्तगू है या बाज़गश्त है वो तो ये है कि क्या 18वीं आईनी तरमीम के बरक्स ये जो तरमीम है 28वीं आईनी तरमीम है, ये क्या नए सूबे आप बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे? क्योंकि सूबों के ऊपर जो तनाज़ा है नए सूबे बनाने के ऊपर, वो एक बुनियादी बात है और समझा ये जा रहा है कि जब तक आप नए सूबे नहीं बनाते, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं हो सकती और ज़्यादा सूबे ज़रूरी हैं ताकि पाकिस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है जो पॉल्यूट हो गया काफ़ी हद तक, उसको दोबारा बेहतरी की तरफ ले जाया जा सके। जाहिर है कि ये एक डिबेटेबल मामला है और इस पर ही तमाम फोकस जो है वो इसके ऊपर है। बाकी ये कि एनएफसी अवार्ड को ऊपर नीचे करना है, चीजें करनी है, वो तो देखें वफाक भी पैसे पाकिस्तान में वैसे ही खर्च करता है बगैर अकाउंटेबिलिटी के, सूबों में भी है। वो तो बुनियादी बात तो ये है कि सूबों के पैसा खर्च करने पर में अकाउंटेबिलिटी लाई जाए और इसी तरह से वफाक के पैसा कलेक्ट करने के ऊपर और खर्च करने के ऊपर अकाउंटेबिलिटी। फवाद, लेकिन ट्रांसपेरेंसी वाली जो बात है ना, वो तो ज़ाहिर अभी मैं आपसे आगे करती हूँ, लेकिन जब हम 28वीं यानी तरमीम की बात करते हैं तो मैं गुज़िश्ता रोज़ से 2 रोज़ पहले शायद 3rd डे ऑफ ईद सुन रही थी कि मोरो में जो है आसिफ अली ज़रदारी साहब मौजूद थे। उन्होंने एक इज्तिमा से खिताब भी किया वहाँ पर और वो ये कह रहे थे कि हमें इस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करने हैं। जो खबरें, जो इत्तलात हमारे पास हैं वो इस्लामाबाद रावलपिंडी के हवाले से यही हैं, ज़ाहिर पावर कॉरिडोर के हवाले से, कि सेंटर को एक तो ज़ाहिर है इस्तेहकाम मज़ीद मुस्तहकम करने की बात हो रही है, कुछ और चीज़ों को जो है वो वफाक के मातहत लाने की बात हो रही है। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी साहब से अगर आप जिन चीज़ों की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी सूबे की बात कर रहे हैं, तो सिंध में ये तो नामुमकिन है कि यहाँ पर बात हो। आपने माजी में मेरा ख्याल है देख ही लिया होगा 26 और 27वीं यानी तरमीम के मौके पर। नहीं, वो नहीं कर सकेंगे, ना ही वो करेंगे। आपके सामने है कि जो सिंध में पानी का जब नहरों का मामला था तो जरदारी साहब ने प्रेसिडेंट हाउस के अंदर इजलास को प्रिजाइड किया। वहां पे उन्होंने कहा नई नहरें बनाए और जो ही वो कराची में पहुंचे वो बदल गए और उन्होंने वहां पे एहतजाज शुरू करवा दिया। और जो लोकल पॉलिटिक्स है सिंध की, वो ही इसको ज़रा डोमिनेट करेगी ना। तो ये आसान नहीं होगा। जरदारी साहब भी जो गर्जी अभी बातें कर रहे हैं वो बाद में बदल जाएंगे, वो कहेंगे बिलावल नहीं मान रहा, फलाना नहीं मान रहा। तो ये चीज़ तो जाहिर है कि वो एक स्टैब्लिशमेंट को लिंगर ऑन करने के लिए, अपनी पोजीशन रखने के लिए, क्योंकि अपनी पॉलिटिकल हैसियत तो अब इनकी रही नहीं, जरदारी साहब की, नवाज शरीफ की, तो ये एस्टैब्लिशमेंट की बैसाखी के बगैर तो जाहिर है कि कुछ भी नहीं है। लिहाजा वो उसको भी होना नहीं चाहते और अपनी जो काम है उनको भी वो चलाए रखना चाहते हैं।
अच्छा, जो आप एक बात कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी वाली, यानी चाहे वो एनएफसी हो या पीएफसी हो, उसके मामले पर आपको ज़ाहिर है ये वर्ड इस्तेमाल इसी तरह से किया जा सकता है कि इस वक्त 18वीं आईनी तरमीम को भी तो देखा जाएगा ना, कि इस सारे अरसे में जब से तरमीम सामने आई और सूबों को इख्तियारात मुंतकिल कर दिए गए, तो सूबों की परफॉर्मेंस क्या रही? चले उसको पोस्टमार्टम ना लफ्ज दें हम अगर, सो आपको क्या लगता है कि उसको भी चेक एंड बैलेंस किया जाएगा, उसको भी क्वेश्चन किया जाएगा और राह हमवार की जाएगी, और ज़ाहिर है फिर लामहला तौर पर चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या दीगर और सियासी जमातें, उनको 28वीं आईनी तरमीम के लिए बहरहाल अपनी रजामंदी जाहिर करनी पड़ेगी? लेकिन ना जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो 18वीं आईनी तरमीम में आर्टिकल 140 ए का लिखा गया था, कहा गया था कि आप जो वसाइल सूबों को देंगे वो आगे इजला में जाएंगे, लोकल गवर्नमेंट बनेगी और एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल पावर डिवॉल्व होगी। वो हुआ नहीं। और चीफ मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने जितना पैसा जाया किया, आप खुद ही देख रहे हैं, पंजाब की चीफ मिनिस्टर ने 13 अरब रुपए का तो जहाज लेके जी। बैठ गई। और अभी जिस तरीके से पैसा वो खर्च कर रही हैं, जिस तरह से मुराद अली शाह खर्च कर रहे हैं, जिस तरह से सरफराज बुगटी और सोहेल आफरीदी और इससे पहले अली अमीन ने खर्च किया है, और इससे पहले के चीफ मिनिस्टर्स भी जिस तरह से कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल आप टैक्स पेयर के पैसे को आग लगा रहे हैं। तो 18वीं आईनी तरमीम के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ वो ये हुआ कि आपने चीफ मिनिस्टर की जात को इतना पैसा दे दिया कि उनको समझ ही नहीं आ रही उन्होंने खर्च कैसे करना है। कैपेसिटी डेवलप करने को वो तैयार नहीं है, लोकल गवर्नमेंट बनाने को वो तैयार नहीं है, पैसा डिवॉल्व करने को वो तैयार नहीं है। इतना बड़ा मुल्क कैसे चल सकता है? इतना बड़ा मुल्क कैसे चल सकता है, ये बात है। लेकिन फवाद, अगर हम जब तरमीम की बात करते हैं ना, जब ज़ाहिर इतने बड़े बड़े चेंजेस आ रहे होते हैं, तो पार्लियामान की जो हैयत है वो भी देखनी पड़ती है। इस वक्त जो पार्लियामान के नंबर्स हैं उस पर बड़ी बात हो रही है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहरहाल एक बड़े नंबर के साथ स्ट्रेंथनाइज करती है मौजूदा हुकूमत को, जो कि मुस्लिम लीग नवाज के कंधों पर ये जिम्मेदारी एज एन प्राइम मिनिस्टर अगर आप देखें। सो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस नंबर को कंटेल करेगी, या आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं, जो आप पहले बात कह रहे थे, शायद वो हार्ड टाइम देगी मुस्लिम लीग नवाज को इन सारे मामलात पर? कोई नंबर गेम की हैसियत नहीं है। या तो ये पार्टियां अपने बल के ऊपर जीत के आती तो नंबर गेम की इंपॉर्टेंस थी ना। अब तो देखिए, नेशनल असेंबली के अंदर हर एक को पता है कि पीपल्स पार्टी 27 सीटें लेके सदर और चेयरमैन सेनेट और क्या क्या बन गई है, और नून लीग 17 सीटें लेके वज़ीर आज़म बन गई है। तो ऐसी पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट की अहमियत नहीं है। असल बात यह है कि आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बनाएंगे और वहां पे एक कंसेंसस क्रिएट करेंगे। पीटीआई और इमरान खान के बगैर कैसे जो है वो आप देखिए ना, आइन को अगर आपने वैसे एक तरफा, तो फिर देखिए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी भी होते हैं, वो तो आप मार्शल ऑर्डर्स भी होते हैं। आइन सही का है। मतलब ये नहीं होता। आइन का मतलब होता है कंसेंसस डॉक्यूमेंट। अगर आपने दुरुस्त। कंसेंसस क्रिएट करना है और आप चाहते हैं कि पीटीआई और इमरान खान उस कंसेंसस का हिस्सा ही नहीं होगी, तो फिर जाहिर है वो अमेंडमेंट क्या होगी? पाकिस्तान के अवाम तो इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आपने जो भी अमेंडमेंट लानी है, जो भी करनी है, वो इससे पहले एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, और इसीलिए हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि आप एक नेशनल गवर्नमेंट बनाएं, और नेशनल गवर्नमेंट ये काम जो है वो आगे ले जा सकती है। मौजूदा हुकूमत नहीं ले जा सकती। लेकिन एक सेकंड फवाद, इसी बात के साथ देखिए, जब आप नेशनल गवर्नमेंट के फॉर्म करने की बात करते हैं ना, तो आप ज़रा एक नेशनल डायलॉग कमेटी के मेंबर भी हैं, और पिछले दिनों आप लोगों ने एक बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, हमने देखी भी। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिस पर ज़ाहिर है इत्तेफाक राय पैदा किया जा सकता है, लेकिन ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नवाज उस नेशनल डायलॉग का उनकी नुमाइंदगी वहाँ मौजूद नहीं थी, पीपीपी के भी उस तरह से नुमाइंदगी मौजूद नहीं थी। बाकी जो मानदा अपोजिशन की जमातें हैं, वो चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में हो, मौलाना फजल रहमान साहब की सूरत में हो, या दीगर और जमातों की जो छोटी जमातें हैं, जो अभी ज़ाहिर उस तरह से पार्लियामान का हिस्सा नहीं है, आपको क्या लगता है कि अगर ये मामलात इस तरह से ही होने हैं, तो क्या ये नतीजा खेज साबित होंगी आपकी ये सारी जिसे कहते हैं ना, ये डायलॉग की बातें, या ये अभी बहुत दूर की बात है? क्योंकि अभी बहुत सारा बैगेज है जिसको उतारना है, जिसमें आपने खुद बताया कि सूबों के क़याम की बात है, एनएफसी के मामलात हैं और दीगर चीज़ें। तो नेशनल जो आप हुकूमत की बात कर रहे हैं कि वो तरतीब दी जाए, या नेशनल डायलॉग की जो आप बात कर रहे हैं, वो इस वक्त इन मौकों पर तो नहीं हो रहा। देखिए, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को तो हमने इसलिए नहीं बुलाया ना कि वो तो हुकूमत है। पहले अपोजिशन के अंदर तो कंसेंसस आया ना कि नेशनल गवर्नमेंट बननी चाहिए, तो इसलिए हमने ठीक है। मौलाना फजल रहमान को, पीर साहब पगाड़ा को, बाकी हम्म। अपोजिशन को कहा कि आप इसके ऊपर इकट्ठे हों। और अब अपोजिशन काफी हद तक इसके ऊपर क्लियर होती जा रही है कि नेशनल गवर्नमेंट के अलावा कोई और चारा नहीं है।
अब एक ठीक है। दफा पोजीशन अपना चार्टर बना ले, फिर हम नून लीग और पीपल्स पार्टी को इस सारे मामले में शामिल करेंगे। फिलहाल तो वो इक़्तिदार एंजॉय कर रहे हैं, वो क्यों चाहेंगे कोई तब्दीली आए। और असल में फैसला तो जो है, देखिए, एस्टैब्लिशमेंट को और अपोजिशन की पार्टीज अगर इस नतीजे पर पहुंचती हैं कि कौमी हुकूमत बननी है, तो फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग तो नहीं रोक सकती। लिहाजा ठीक बात है फवाद। वेल, ख़त्म हो गया, वरना मेरी ख्वाहिश थी कि ज़रा हम सूबों के हवाले से और सूबों में जो तकसीम के उनसर है उस पर ज़रूर बात करते। आज के प्रोग्राम में हम ज़रा ज़ाहिर कोशिश कर रहे थे, अहाता कर रहे थे कि जो बड़ी खबरें आने वाली हैं, चाहे वो बजट की सूरत में है या 28वीं यानी तरमीम की सूरत में, उस पर आपके सामने कुछ एनालिसिस पेश करें। प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।